हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत स्वागत है आपका अखिल एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। यहाँ पर दोस्तों हम लोग समसामयिकी क्रॉनिकल मैगजीन सितंबर 2024 पर बात कर रहे हैं। और सितंबर 2024 की ये जो मैगजीन है दोस्तों, समसामयिकी क्रॉनिकल, इसके आगे हम लोग आर्थिकी सेक्शन पर। और आज के इस पूरे टॉपिक में हम लोग समसामयिकी क्रॉनिकल सितंबर 2024 की आर्थिकी से जुड़ी हुई घटनाओं को देखेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आर्थिकी सेक्शन के अंतर्गत कौन कौन सी घटनाएं हम लोग आज कवर करेंगे। तो हम लोग कवर करेंगे सबसे पहली घटना आर्थिकी सेक्शन की राष्ट्रीय फीडर मॉनिटरिंग सिस्टम कंट्रोल सेंटर। उसके बाद दोस्तों भारत की पहली एकीकृत कृषि निर्यात सुविधा। उसके बाद कवर करेंगे एंजल टैक्स को समाप्त करने का प्रस्ताव। फिर आगे की जो आर्थिक घटना है वो है खनिज अन्वेषण हैकाथॉन का शुभारंभ हुआ है। और उसके बाद विझिन जाम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह बना है। भारत के खुदरा डिजिटल भुगतान में व्यापक वृद्धि की संभावना जताई गई है। एडीबी द्वारा भारत की जीडीपी वृद्धि दर का पूर्वानुमान 7% रखा गया है। ट्रेस्ड सेडिमेंट्स के मूल्यवर्धन पर शोध प्रस्ताव को मंजूरी मिली है। भारत सरकार और एडीबी के मध्य ऋण पत्र पर हस्ताक्षर हुआ है। तो इस तरह से ये सारी घटनाएं आर्थिकी सेक्शंस की हैं। तो चलिए दोस्तों आरंभ कर लेते हैं आज के अपने इस सेशन का, जिसमें हम लोग आर्थिकी सेक्शंस की घटनाओं को समसामयिकी क्रॉनिकल मैगजीन सितंबर 2024 के अंतर्गत कवर करेंगे। तो सबसे पहली घटना पर बात कर लेते हैं राष्ट्रीय फीडर मॉनिटरिंग सिस्टम कंट्रोल सेंटर की। तो 25 जुलाई 2024 को आरईसी लिमिटेड के 55वें स्थापना दिवस पर गुरुग्राम स्थित आरईसी मुख्यालय में राष्ट्रीय फीडर मॉनिटरिंग सिस्टम एनएफएमएस कंट्रोल सेंटर का उद्घाटन किया गया है। तो राष्ट्रीय फीडर मॉनिटरिंग सिस्टम कंट्रोल सेंटर का उद्घाटन 25 जुलाई 2024 को कहाँ किया गया है? तो आरईसी लिमिटेड के 55वें स्थापना दिवस पर गुरुग्राम स्थित आरईसी मुख्यालय में किया गया है। विद्युत मंत्रालय की एक प्रमुख पहल के रूप में नेशनल फीडर मॉनिटरिंग सिस्टम राष्ट्रीय फीडर मॉनिटरिंग सिस्टम देश भर के लगभग 2.5 लाख फीडरों की वास्तविक समय की बिजली आपूर्ति एवं बिजली कटौती की समग्र एवं विस्तृत जानकारी तक पहुंच प्रदान करता है। यह प्रणाली हितधारकों को सूचित और कार्यान्वयन योग्य निर्णय लेने में सक्षम बनाएगी। तो ये जो प्रणाली है ये हितधारकों को सूचित और कार्यान्वयन योग्य निर्णय लेने में क्या बनाएगी? सक्षम बनाएगी। इससे जो वितरण कंपनियां डिस्कॉम्स हैं उनमें क्या होगा? पारदर्शिता, दक्षता और जवाबदेही आएगी। और अंततः अंतिम उपभोक्ताओं को बिजली आपूर्ति की गुणवत्ता और विश्वसनीयता में सुधार होगा। तो इसका जो लक्ष्य है वो क्या है? जो वितरण कंपनियां हैं उनमें पारदर्शिता, दक्षता और जवाबदेही आए, और साथ ही साथ जो अंतिम उपभोक्ता है उसको बिजली आपूर्ति की गुणवत्ता और विश्वसनीयता में भी क्या मिले? सुधार मिले। इस परियोजना में 87 डिस्कॉम के साथ मास्टर और ट्रांजैक्शनल डेटा का एकीकरण शामिल है। तो ये जो परियोजना है इसमें 87 डिस्कॉम कंपनियों के साथ मास्टर और ट्रांजैक्शनल डेटा का एकत्रीकरण क्या है? शामिल किया गया है। आरईसी लिमिटेड की एक सहायक कंपनी RECPDCL ने 24/7 मतलब 24 घंटे सातों दिन निर्बाध बिजली आपूर्ति प्राप्त करने के समग्र उद्देश्य से राष्ट्रीय स्तर पर बिजली की गुणवत्ता और विश्वसनीयता की निगरानी के लिए एनएफएमएस को क्या किया है? विकसित किया है। तो एनएफएमएस को विकसित किया है किसने? तो आरईसी लिमिटेड की एक सहायक कंपनी है RECPDCL। तो इसने क्या किया है? इसको क्या किया है? इसका विकास किया है। आगे बात कर लेते हैं आरईसी लिमिटेड की। तो इसकी स्थापना 25 जुलाई 1969 को हुई थी, जो पूरे भारत में बिजली क्षेत्र के वित्त पोषण और विकास पर ध्यान केंद्रित करता है। तो आरईसी का काम क्या है? पूरे भारत में बिजली क्षेत्र के वित्त पोषण और विकास पर ध्यान केंद्रित करने का इसका कार्य है। यह राज्य बिजली बोर्डों, राज्य सरकारों और केंद्रीय और राज्य बिजली उपयोगिताओं को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। यह उत्पादन, पारेषण, वितरण और नवीकरणीय ऊर्जा से संबंधित परियोजनाओं में संलग्न है। तो ये क्या है? उत्पादन, पारेषण, वितरण और नवीकरणीय ऊर्जा से संबंधित परियोजनाओं में संलग्न है। आगे बात कर लेते हैं अगली आर्थिकी घटना की। भारत की पहली एकीकृत कृषि निर्यात सुविधा बनी है। तो याद रखेंगे जुलाई 2024 में केंद्रीय बंदरगाह, जहाजरानी और जल मार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह प्राधिकरण की 34 मिलियन अमेरिकी डॉलर
281.19 करोड़ रुपए की परियोजना को मंजूरी दी है। तो 34 मिलियन अमेरिकी डॉलर की परियोजना को क्या किया है, मंजूरी दी है। केंद्रीय बंदरगाह, जहाजरानी और जल मार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह प्राधिकरण की 34 मिलियन अमेरिकी डॉलर की परियोजना को मंजूरी प्रदान की है। इसके तहत पीपीपी मॉडल पर भारत की पहली निर्यात आयात सह घरेलू कृषि वस्तु आधारित प्रसंस्करण और भंडारण सुविधा विकसित की जाएगी। तो इसके तहत क्या होगा, जो पीपीपी मॉडल है, इसके तहत भारत की पहली निर्यात आयात सह घरेलू कृषि वस्तु आधारित प्रसंस्करण और भंडारण सुविधा विकसित की जाएगी। इस सुविधा का उद्देश्य रसद को व्यवस्थित करना है। तो इस सुविधा का जो उद्देश्य है, ये रसद को व्यवस्थित करना है, हैंडलिंग चरणों को कम करना और कृषि उत्पादों की सेल्फ लाइफ को बढ़ाना है। तो हैंडलिंग के जो चरण हैं उनको कम करना, और जो क्या है, कृषि उत्पाद है, इनकी जो सेल्फ लाइफ है, स्वयं की जो लाइफ है, उसको बढ़ाना है। इससे कृषि वस्तुओं के लिए मूल्य निर्धारण में वृद्धि, रोजगार सृजन और क्षेत्र में विकास को समर्थन मिलने की उम्मीद है, जिससे किसानों और निर्यातकों को लाभ होगा और साथ ही ग्रामीण विकास को बढ़ावा मिलेगा। तो इस तरह से ये जो है तो घटना हो गई। आगे बात कर लेते हैं इसमें और क्या दिया है। तो इसमें यह क्या है, गैर बासमती चावल, मक्का, मसाले, प्याज और गेहूं के निर्यात को संभालेगा और मुंबई के बाहर मांस और समुद्री उत्पाद निर्यातकों को सहायता प्रदान करेगा। तो ये क्या करेगा, गैर बासमती चावल, मक्का, मसाले, प्याज और गेहूं के निर्यात को संभालेगा और मुंबई के बाहर मांस और समुद्री उत्पाद निर्यातकों को सहायता प्रदान करेगा। इसकी जो अनुमानित निर्यात क्षमता है, ये इस क्षमता क्या है, तो ये 1800 मीट्रिक टन का फ्रोजन स्टोर और 5800 मीट्रिक टन का कोल्ड स्टोर और 12000 मीट्रिक टन अनाज और सूखे माल के लिए ड्राई वेयर हाउस शामिल है। तो इसकी जो अनुमानित निर्यात क्षमता है वो कितने की है, तो 1800 मीट्रिक टन का इसमें फ्रोजन स्टोर है और 5800 मीट्रिक टन का कोल्ड स्टोर है, 12000 मीट्रिक टन का इसमें अनाज और सूखे माल के लिए ड्राई वेयर हाउस है। तो महाराष्ट्र में जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी देश का पहला प्रमुख बंदरगाह है जो पूरी तरह से पीपीपी मॉडल पर कार्य कर रहा है। तो जो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी है, ये महाराष्ट्र में है और ये क्या है, देश का पहला प्रमुख बंदरगाह है जो पूरी तरह से ट्रिपल पी मॉडल पर काम कर रहा है। आगे बात कर लेते हैं एंजल टैक्स को समाप्त करने के प्रस्ताव की। तो एंजल टैक्स को समाप्त करने का प्रस्ताव 23 जुलाई 2024 को केंद्रीय वित्त मंत्री ने संसद में केंद्रीय बजट 2024-25 पेश करते हुए निवेशकों के सभी वर्गों के लिए एंजल टैक्स को समाप्त करने का प्रस्ताव रखा है। गैर सूचीबद्ध कंपनियों द्वारा भारतीय निवेशक से शेयर जारी करके जुटाई गई पूंजी पर एंजल टैक्स लगाया जाता है। तो एंजल टैक्स किस पर लगाया जाता है, तो जो गैर सूचीबद्ध कंपनियां हैं उनके द्वारा जो भारतीय निवेशक होते हैं उनसे जो शेयर जारी करके जुटाई गई पूंजी होती है उस पर ही एंजल टैक्स लगाया जाता है। तो कोई क्या होगा, गैर सूचीबद्ध कंपनी होगी, उसके द्वारा जो भारतीय निवेशक शेयर जारी करेंगे उससे जो पूंजी इकट्ठी की जाएगी उस पर जो टैक्स लगाया जाता है उसको एंजल टैक्स कहा जाता है। यदि जारी किए गए शेयरों की कीमत कंपनी के उचित बाजार मूल्य से अधिक होती है, तो यदि क्या होता है, जो जारी किए गए शेयर हैं इनकी जो कीमत है ये कंपनी के उचित बाजार मूल्य से ज़्यादा होती है तो उन पर एंजल टैक्स लगाया जाता है। यह कर आयकर अधिनियम 1861 की धारा 56(2) 7B से उत्पन्न हुआ है। तो ये जो कर आयकर अधिनियम 1961 की धारा 56 के सब क्लास 2 7B से उत्पन्न हुआ है और इसे पहली बार 2012 में शेयर बिक्री के माध्यम से काले धन की लूट को रोकने के लिए पेश किया गया था। तो इसे पहली बार क्या किया गया था, 2012 में इसको पेश किया गया था और उस समय जो शेयर बिक्री के माध्यम से काले धन की लूट होती थी उसको रोकने के लिए इसको पेश किया गया था। यह उचित बाजार मूल्य से अधिक शुद्ध निवेश पर 30.9% की दर से लगाया जाता है। तो ये क्या है, उचित बाजार मूल्य से अधिक शुद्ध निवेश पर 30.9% की दर से लगाया जाता है। इसका उद्देश्य उचित बाजार मूल्य से अधिक मूल्य पर किसी करीबी कंपनी के शेयरों की सदस्यता के माध्यम से बेहिसाब धन के सृजन के उपयोग को रोकना है। तो इसका जो उद्देश्य है वो क्या है कि जो उचित बाजार मूल्य से अधिक मूल्य पर किसी
करीबी कंपनी के शेयरों की सदस्यता के माध्यम से बेहिसाब धन के सृजन के उपयोग को रोकने का क्या है इसका उद्देश्य है। अगली खबर की बात कर लेते हैं। खनिज अन्वेषण हैकाथॉन का शुभारंभ हुआ है। तो 20 जुलाई 2024 को केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री जी किशन रेड्डी ने, तो केंद्रीय कोयला एवं खनन मंत्री कौन है, तो जी किशन रेड्डी जी हैं। इन्होंने हैदराबाद में खनिज खोज की नवोन्मेषी तकनीकों पर केंद्रित खनिज अन्वेषण हैकाथॉन का शुभारंभ किया है। तो खनिज अन्वेषण हैकाथॉन क्या है? खनिज खोज की नवोन्मेषी तकनीक है। तो 20 जुलाई 2024 को केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहाँ पर, हैदराबाद में खनिज खोज की नवोन्मेषी तकनीक पर केंद्रित खनिज अन्वेषण हैकाथॉन का शुभारंभ किया है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य भूभौतिकीय डेटा संग्रह के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग जैसी उभरती प्रौद्योगिकियों के उपयोग को बढ़ावा देना है। तो ये जो कार्यक्रम है इसका जो मेन उद्देश्य है वो क्या है, जो भूभौतिकीय डेटा संग्रह के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग जैसी जो क्या है उभरती हुई टेक्नोलॉजी है उनके उपयोग को बढ़ावा देना, इसका क्या है उद्देश्य है इस पूरे कार्यक्रम का, जो खनिज अन्वेषण हैकाथॉन शुभारंभ किया गया है। जी किशन रेड्डी ने इस दौरान राष्ट्रीय जिला खनिज फाउंडेशन पोर्टल भी लॉन्च किया। तो इसी दौरान क्या किया गया है, राष्ट्रीय जिला खनिज फाउंडेशन पोर्टल, डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन पोर्टल लॉन्च किया गया है। यह पोर्टल देश भर के विभिन्न जिला खनिज फाउंडेशन के बारे में जानकारी एकत्र करने के लिए एक केंद्रीकृत प्लेटफार्म है। तो ये जो पोर्टल है तो डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन पोर्टल क्या है, देश भर के विभिन्न जिला खनिज फाउंडेशन के बारे में जानकारी एकत्र करने के लिए एक एकीकृत प्लेटफार्म है। कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय मंत्री श्री जी किशन रेड्डी ने तेलंगाना में भू विज्ञान और खनिज संसाधनों की झलक और तेलंगाना में खनिज स्पॉटलाइट पर पुस्तक का भी विमोचन किया है। तो यहाँ पे जो है, तो जो केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी जी थे उन्होंने तेलंगाना में क्या किया है, भू विज्ञान और खनिज संसाधनों की झलक और साथ ही साथ तेलंगाना में खनिज स्पॉटलाइट्स पर पुस्तकों का भी क्या किया है, विमोचन किया है। आगे बात कर लेते हैं नेक्स्ट जो है तो समाचार की, जो कि क्या है, विजिन जाम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह से जुड़ा हुआ है। तो अगली जो क्या है आर्थिकी घटना है वो क्या है, विजिन जाम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह के रूप में जो है तो शामिल कर लिया गया है। तो 12 जुलाई 2024 को भारत ने केरल के विजिन जाम में अडानी समूह के नवनिर्मित अर्ध स्वचालित ट्रांसशिपमेंट बंदरगाह पर अपने पहले मालवाहक जहाज का औपचारिक रूप से स्वागत किया है, जिससे देश के समुद्री रसद उद्योग को बढ़ावा मिलेगा। तो इससे क्या है, जो समुद्री उद्योग है उसको क्या मिलेगा, बढ़ावा मिलेगा। 11 जुलाई 2024 को पहला मदरशिप सैन फर्नांडो विजिन जाम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह पर पहुंचा। तो 11 जुलाई को क्या हुआ था, पहला जो मदरशिप सैन फर्नांडो था ये विजिन जाम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह पर पहुंचा और 4 टगों द्वारा उसे जल सलामी दी गई। तो उसको क्या किया गया था, 4 टगों के द्वारा जल सलामी दी गई। आगे बात कर लेते हैं, विजिन जाम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह केरल के तिरुवनंतपुरम जिले के तटीय शहर विजिन जाम में स्थित है। तो केरल का जो क्या है तटीय शहर, तिरुवनंतपुरम जिले का तटीय शहर विजिन जाम है, यहाँ पर विजिन जाम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह है। तो प्रश्न सीधा बनेगा कि हाल ही में चर्चा में रहा विजिन जाम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह किस राज्य में स्थित है। तो याद रखेंगे केरल में विजिन जाम क्या है, अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह बना है जो कि तिरुवनंतपुरम जिले के तटीय शहर विजिन जाम में स्थित है। इसे डिजाइन, निर्माण, वित्त संचालन और हस्तांतरण के आधार पर एक सार्वजनिक निजी भागीदारी घटक के साथ एक लैंड लार्ड मॉडल के तहत विकसित किया गया था। तो इसका जो डिजाइन, निर्माण और वित्त संचालन और हस्तांतरण के आधार पर इसको क्या किया गया है, एक सार्वजनिक निजी भागीदारी घटक के साथ लैंड लॉर्ड मॉडल के तहत क्या किया गया है, विकसित किया गया था। यह बंदरगाह भारतीय उपमहाद्वीप में एकमात्र ट्रांसशिपमेंट हब है जो रणनीतिक रूप से अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग मार्गों के करीब और भारतीय तटरेखा पर स्थित है। तो भारतीय तटरेखा पर स्थित है और अंतर्राष्ट्रीय जो क्या है शिपिंग मार्ग हैं उनके भी क्या है, ये करीब है। आगे बात कर लेते हैं, भारत का लगभग 95% विदेशी व्यापार समुद्री मार्ग से होता है। तो भारत का यदि देखें तो लगभग कितना 95% विदेशी व्यापार समुद्री मार्ग से होता है, जो मूल्य के लिहाज से व्यापार का
70% है। तो जो क्या है, यदि मूल्य के हिसाब से देखें तो पूरे जो व्यापार होता है तो उसका 70% है, जो कि क्या होता है, समुद्री मार्ग से होता है। तो इस तरह से याद रखेंगे कि ये बहुत जो है तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट हो जाता है। लगभग 30% माल ढुलाई भारतीय प्रायद्वीप के दक्षिण में अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग मार्ग से होती है। तो 30% माल की ढुलाई भी क्या होती है, भारतीय प्रायद्वीप के दक्षिण में अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग मार्ग से होती है, जो विझिंजाम से केरल 10 नॉटिकल, जो विझिंजाम के केरल से क्या है 10 नॉटिकल मील दूर से गुजरती है। भारत में खुदरा डिजिटल भुगतान में व्यापक वृद्धि की संभावना है। तो अगली जो आर्थिकी घटना है वो क्या है, भारत ने खुदरा डिजिटल भुगतान में व्यापक वृद्धि की संभावना व्यक्त की है। तो हाल ही में केरनी और अमेजन पे द्वारा हाउ अर्बन इंडिया पेज शीर्षक के तहत किए गए एक संयुक्त अध्ययन के अनुसार भारत का खुदरा डिजिटल भुगतान 2030 तक दोगुना होकर के $7 ट्रिलियन हो जाएगा। तो हाउ अर्बन इंडिया पेज शीर्षक के तहत केनी और अमेजन, तो केरनी और अमेजन पे ये क्या है, दो कंपनियां हैं, इन्होंने क्या किया है, एक संयुक्त अध्ययन किया है और उस अध्ययन के अनुसार भारत का खुदरा डिजिटल भुगतान 2030 तक कितना हो जाएगा, दोगुना होकर $7 ट्रिलियन हो जाएगा, ऐसा अनुमान इन्होंने लगाया है। इस अध्ययन के अनुसार खुदरा लेन देन के लिए भारत का डिजिटल भुगतान वित्तीय वर्ष 2023-24 में $3.6 ट्रिलियन हो गया है, जबकि वित्तीय वर्ष 2017-18 में यह $300 बिलियन था। तो $300 बिलियन से कितना हो गया है, $3.6 ट्रिलियन हो गया है। तो भारत का खुदरा लेन देन, खुदरा व्यापार जिसको कहते हैं, ये कितना हो गया है, $3.6 ट्रिलियन 2023-24 तक हो गया है। और ये क्या है, इसके बढ़ने की उम्मीद 2030 तक है, $7 ट्रिलियन हो जाएगा, दुगना हो जाएगा। भारत में यूपीआई लेन देन की शुरुआत 11 अप्रैल 2016 को हुई थी। तो 11 अप्रैल 2016 को भारत में यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस के द्वारा लेन देन की शुरुआत हुई थी 11 अप्रैल 2016 को। वित्तीय वर्ष 2017-18 से 2023-24 तक यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई आधारित लेन देन में 138% की वृद्धि देखी गई है। तो कितने 2017-18 से 23-24 तक यदि यूपीआई आधारित लेन देन में देखें तो 138% की क्या है, वृद्धि देखी गई है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि भारत का ई कॉमर्स बाजार 2022 में 75 से 80 बिलियन डॉलर का था। तो 2022 में ये क्या था, 75 से 80 बिलियन डॉलर का था, जिसके 2030 तक 21% बढ़ने की उम्मीद है। तो 2030 तक क्या होगा, ये 21% बढ़ जाएगा। तो इस तरह से 21% इसके बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है। अगली खबर है दोस्तों, एडीबी द्वारा भारत की जीडीपी वृद्धि दर का पूर्वानुमान 7% लगाया गया है। तो 17 जुलाई 2024 को एशियाई विकास बैंक एडीबी ने अपनी नवीनतम एशियाई विकास परिदृश्य रिपोर्ट में वित्त वर्ष 2024-25 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर का पूर्वानुमान 7% पर बरकरार रखा है। तो 7% पर क्या किया है, बरकरार रखा है जीडीपी वृद्धि दर का पूर्वानुमान भारत के लिए एडीबी ने। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक ने भारत की जीडीपी वृद्धि दर का पूर्वानुमान 7% पर बरकरार रखा है। यह आईएमएफ के 7% के अनुमान के बराबर है। तो आईएमएफ ने भी क्या किया है, 7% वृद्धि का अनुमान लगाया है, लेकिन भारतीय रिजर्व बैंक 7.2% के अनुमान से यह थोड़ा सा क्या है, कम है। भारत के औद्योगिक क्षेत्र में विनिर्माण और निर्माण में मजबूत मांग के कारण मजबूती से वृद्धि होने का अनुमान है। तो यहाँ से प्रश्न सीधा बनेगा कि हाल ही में एडीबी के द्वारा भारत की जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान, जीडीपी दर का पूर्वानुमान कितने प्रतिशत लगाया गया है। तो वहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। तो याद रखना है आपको कि 7% अनुमान एडीबी ने लगाया है और आईएमएफ ने भी क्या किया है, 7% लगाया है, जबकि जो रिजर्व बैंक है इसने 7.2% का अनुमान जारी किया है। भारत के औद्योगिक क्षेत्र में विनिर्माण और निर्माण में मजबूत मांग के कारण मजबूती से वृद्धि होने का अनुमान है। तो भारत का जो औद्योगिक क्षेत्र है वहां पर विनिर्माण और निर्माण में मजबूत मांग के कारण मजबूती से वृद्धि होने का भी अनुमान लगाया गया है। आगे बात कर लेते हैं, सामान्य से बेहतर मानसून के पूर्वानुमान के बीच कृषि में सुधार की उम्मीद है। कृषि में सुधार की उम्मीद जताई जा रही है, जबकि सार्वजनिक निवेश के नेतृत्व में निवेश की मांग मजबूत बनी हुई है। तो जो सार्वजनिक निवेश है इसके नेतृत्व में जो निवेश की मांग है वो क्या है, मजबूत बनी हुई है। रिपोर्ट में विकासशील एशिया और प्रशांत क्षेत्र के लिए अपने आर्थिक विकास पूर्वानुमान को 9.4% के पिछले अनुमान से थोड़ा बढ़ाकर के 5.0% कर दिया गया है। तो 4.9% के जो पिछला अनुमान था
उससे बढ़ा करके 5% कर दिया गया है। तो रिपोर्ट में जो विकासशील एशिया और प्रशांत क्षेत्र है उसके लिए क्या कर दिया गया है, आर्थिक विकास पूर्वानुमान को 4.9% के पिछले अनुमान से थोड़ा बढ़ा करके क्या कर दिया गया है, 5%, 5.0% कर दिया गया है। ड्रेज्ड सेडिमेंट्स के मूल्यवर्धन पर शोध प्रस्ताव को मंजूरी। अगला जो क्या है घटना है वो क्या है, ड्रेज्ड सेडिमेंट्स के मूल्यवर्धन पर शोध प्रस्ताव को मंजूरी मिली है। 13 जुलाई 2024 को पत्तनपोत परिवहन एवं जल मार्ग मंत्रालय ने ड्रेज्ड सेडिमेंट के मूल्यवर्धन पर एक शोध प्रस्ताव को मंजूरी दी है। ड्रेज्ड सेडिमेंट क्या है, तो ये झीलों, नदियों, बंदरगाहों और अन्य जल निकायों के तलछट में जमा गाद, अपशिष्ट आदि के मूल्यवर्धन से आशय सिविल इंजीनियरिंग व अन्य प्रयोजनों के लिए कच्चे माल के रूप में इस तलछट के पुनः उपयोग करने से है। इस शोध परियोजना को भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बॉम्बे IIT बॉम्बे द्वारा 3 वर्षों की अवधि में क्रियान्वित किया जाएगा। इस शोध का प्राथमिक उद्देश्य ड्रेज्ड सेडिमेंट को विभिन्न निर्माण क्षेत्रों में इस्तेमाल के योग्य बनाकर उसका मूल्यवर्धन करना है। तो ये जो शोध है इसका जो प्राइमरी क्या है ऑब्जेक्ट है वो क्या है, ड्रेज्ड सेडिमेंट्स को अलग अलग निर्माण क्षेत्रों में इस्तेमाल के योग्य बना करके उसका मूल्यवर्धन करना है। आगे बात कर लेते हैं, इस नवोन्मेषी दृष्टिकोण का लक्ष्य ड्रेज्ड सेडिमेंट्स, जिसे आमतौर पर अपशिष्ट माना जाता है, को एक मूल्यवान संसाधन में परिवर्तित करना है ताकि इससे सतत विकास और पर्यावरण संरक्षण में योगदान मिल सके। ड्रेज्ड सेडिमेंट को उपयोगी निर्माण वस्तुओं में बदलकर पर्यावरण संबंधी समस्याओं का निदान और संसाधनों का कुशलतापूर्वक उपयोग सुनिश्चित किया जा सकता है। यह प्राकृतिक संसाधनों पर दबाव को कम करने और अपशिष्ट को खत्म करने का एक स्थायी समाधान हो सकता है। भारत सरकार और एडीबी के मध्य ऋण पत्र पर हस्ताक्षर हुआ है। तो भारत सरकार और एडीबी के मध्य ऋण पत्र पर हस्ताक्षर हुआ है। 2 जुलाई 2024 को भारत सरकार और एशियाई विकास बैंक ने $170 मिलियन के नीति आधारित ऋण पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। तो 2 जुलाई 2024 को भारत सरकार और एशियाई विकास बैंक ने $170 मिलियन के नीति आधारित ऋण पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। एडीबी ने क्या किया है, भारत की स्वास्थ्य प्रणाली को उन्नत करने और भविष्य की महामारियों से निपटने की क्षमता में सुधार के लिए नीति आधारित ऋण को मंजूरी दी है। तो नीति आधारित जो ऋण है इसको मंजूरी दी है। एडीबी ने भारत की स्वास्थ्य प्रणाली को उन्नत करने और भविष्य की महामारियों से निपटने की क्षमता में सुधार के लिए नीति आधारित ऋण को मंजूरी दी है। इस धनराशि से सरकार की राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 के कार्यान्वयन में मदद मिलेगी। तो ये जो धनराशि है, इस धनराशि से सरकार की जो क्या है राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 के कार्यान्वयन है, इसमें क्या मिलेगी, मदद मिलेगी। तो भारत सरकार और एडीबी के मध्य क्या हुआ है, ऋण पत्र पर हस्ताक्षर हुआ है। 2 जुलाई 2024 को $170 मिलियन की नीति आधारित ऋण पत्र पर हस्ताक्षर किए गए हैं एशियाई विकास बैंक के द्वारा। भारत सरकार और एशियाई विकास बैंक के साथ कितने मिलियन डॉलर का है, तो $170 मिलियन के नीति आधारित ऋण पत्र पर हस्ताक्षर किया गया है। एडीबी ने भारत की स्वास्थ्य प्रणाली को उन्नत करने और भविष्य की महामारियों से निपटने की क्षमता में सुधार के लिए नीति आधारित ऋण को मंजूरी प्रदान की है। इस धनराशि से सरकार की जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 है इसके कार्यान्वयन में सरकार को मदद मिलेगी। राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 का उद्देश्य सभी को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं प्रदान करना है। तो जो क्या है राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 है, इसका जो उद्देश्य है वो क्या है कि जो सभी नागरिक हैं इन सभी को क्या मिले, गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य देखभाल और सेवाएं मिले। एशियाई विकास बैंक की बात कर लेते हैं। तो एडीबी की स्थापना वर्ष 1966 में हुई थी। इसमें वर्तमान में 68 सदस्य राष्ट्र शामिल हैं, जिनमें से 49 एशियाई क्षेत्र से हैं। इसके वर्तमान अध्यक्ष मसात्सुको असाकावा हैं। इसका मुख्यालय फिलीपींस के मनीला में माडलुयांग में स्थित है। तो मनीला के माडलुयांग में ये क्या है, फिलीपींस के मनीला में माडलुयांग में इसका क्या है मुख्यालय है। तो याद रखेंगे 1966 का वर्ष एडीबी की स्थापना के लिए 68 सदस्य राष्ट्र हैं, जिनमें से 49 क्या है, 49 कितने हैं एशियाई क्षेत्र से हैं। इसका मुख्यालय फिलीपींस के मनीला में है, माडलुयांग मनीला के माडलुयांग में है। फिलीपींस के मनीला में माडलुयांग शहर है, वहाँ पे क्या है इसका मुख्यालय है। तो इस तरह से दोस्तों ये हमारा जो एशियाई विकास बैंक
और आर्थिकी सेक्शंस का हमारा ये वीडियो यहीं से समाप्त होता है। दोस्तों, यदि आप लोगों को हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और सेशन को दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें। जय हिंद दोस्तों, जय भारत, भारत माता की जय।